पहाड़ों की वादियों में घूमना किसे पसंद नहीं, मगर ये कईयों के लिए उनकी मौत का सबक बन सकता है और बन भी चुका है। बर्फीले पहाड़ दूर से जितने ही खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन अपने आगोश में उसने ना जाने कितनों को समा रखा है। आज की कहानी दुनिया के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी चढ़ाई कर ऊपर पहुंच पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। तो कहानी के कुछ किरदार एक बार फिर आंखों में सपने, उम्मीद और जिगर लेकर निकल पड़े हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर, जिसका सपना हर पर्वतरोही का होता है, मगर वो आने वाले उन भयानक खतरों से अनजान है। मूवी स्ट्राइप का पिटारा आज आपको माउंट एवरेस्ट की सैर कराने वाली है। 2019 की विंग्स ओवर एवरेस्ट, डायरेक्टर फायू, IMDb 5.2। दोस्तों, आपको मुझसे कहानियां सुनना अच्छा लग रहा है ना? आप एंजॉय कर रहे हैं ना? तो मुझे और साथ ही चैनल को थोड़े थोड़े शेयर, थोड़े थोड़े लाइक, कमेंट्स तो कर दो, ताकि आपके जैसे और भी लोग हमसे जुड़ सके। और मेरी दूसरी के ड्रामा चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। कोरियन, थाई, चाइनीज, हर तरह के वेब सीरीज आप वहां सुन सकेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो अब कहानी सुनते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फंसे हुए व्यक्तियों की जान बचाना विंग्स रेस्क्यू टीम का जिम्मा है। टीम के कैप्टन जियांग को जानकारी मिली है कि माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी हिस्से में एक आदमी फंसा हुआ है। बिना देर किए जियांग अपनी टीम के साथ उसे बचाने पहुंचे। उसी टीम की एक महिला सदस्य है शाओ डियाजी, एकदम लीडर और हिम्मत वाली। बिना समय गवाए वो रस्सी के बल नीचे जाने लगी। काफी मेहनत और मुश्किलों के बाद उस फंसे हुए आदमी के पास आखिर वो पहुंची। उसकी हालत काफी गंभीर है। हेलीकॉप्टर की मदद से उसे तुरंत ऊपर पहुंचाया गया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है और अब थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन फिर उस आदमी ने हिम्मत जुटाकर बताया कि वो यहाँ अकेला नहीं है, उसकी बेटी भी है जो नीचे फंसी हुई है। एक पिता को अपनी बेटी के लिए तड़पता देख शाओ डियाजी से रहा ना गया और उसने उसे बचाने की ठानी, पर कैप्टन जियांग ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि अभी अभी उन्हें हेडक्वार्टर से जानकारी हासिल हुई है कि यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है, इसीलिए वहाँ जाना मतलब अपनी जान से खेलना। एक कैप्टन होने के नाते जियांग ने अपने फर्ज को निभाते हुए उसे रोकने को डटा रहा, मगर शाओ डियाजी भी जिद्दी है। उसने उसकी एक ना सुनी और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने लड़की को ढूंढ तो लिया, मगर उसे बचाते वक्त एक भारी बर्फ की लहर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। दोनों ही अपनी अपनी जान को बचाते हुए तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैप्टन की सहायता से लड़की की जान बच गई, मगर शाओ डियाजी की जान अभी भी खतरे में है। बर्फ दुगनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। आखिर में कैप्टन जियांग उसे बचाने के लिए फौरन खुद को रस्सी से बांध नीचे उतरा और बड़ी ही मुश्किल से उसकी जान बचा पाया। दोनों इस भारी मुसीबत से बच तो गए, लेकिन शाओ डियाजी की मनमानी और कैप्टन के ऑर्डर्स को ना मानना, इस हरकत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। नतीजा, उसे विंग टीम से बेदखल कर दिया गया। इस हादसे को हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं। विंग टीम के सभी लोग नेपाल के एक क्लब में अच्छा समय बिता रहे हैं। हर कोई ही अपने आखिरी हादसे के बाद आराम की सांस, कुछ अच्छे समय बिताना चाहता है, मगर जहाँ जब ज्यादा शांति होती है, वही एक नई कहानी की शुरुआत भी। सुआ कैप्टन जियांग का बहुत ही खास दोस्त है। वो अपने साथ एक बड़ी ही धमाकेदार खबर जियांग के लिए लेकर आया है। उसके पास अभी 2 क्लाइंट्स हैं जिन्हें रेस्क्यू टीम की जरूरत है, और वो उन्हें उनके काम करने के अच्छे खासी रकम भी देने वाला है। दरअसल कैप्टन जियांग और उसकी विंग टीम एक भारी कर्ज में डूबी है, और खुद से चलकर आया ये मौका जियांग कैसे गवा सकता है। उसने क्लाइंट से बात करने का तय किया। जियांग अपने एक साथी के साथ कमरे में क्लाइंट का इंतजार कर रहा है। सुआ उन दोनों क्लाइंट से जियांग को मिलवाता है, जो कि 2 भाई विक्टर और मार्कर है। दोनों किसी काम से यहाँ आए थे। आज से 3 दिन पहले नेपाल के दक्षिणी हिस्सा यानी माउंट एवरेस्ट पर हिंदुस्तान का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और उस विमान तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस विमान में हिंदुस्तान के कुछ गुप्त दस्तावेज मौजूद है, जिन्हें किसी भी हालत में बाहर निकालना है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर ये काम पूरा कर पाना किसी रेस्क्यू टीम के द्वारा ही संभव है, जिसके लिए उसने जियांग और उसकी विंग टीम को चुना है। गहराई से खोजबीन से पता चला कि वो विमान तो माउंट एवरेस्ट की डेथ जोन में पड़ा हुआ है। डेथ जोन यानी एक ऐसी जगह जहां किसी भी आम इंसान के जिंदा रहने का आंकड़ा लगभग 0 है। खतरे को भांपते हुए रेस्क्यू टीम के सभी लोग काफी दुविधा में हैं, लेकिन आखिर में सभी ने ये काम लेने से मना कर दिया। खुद जियांग भी अपने साथियों की बात से सहमत है। उसने उन दोनों भाइयों को मना कर दिया। जियांग का जवाब ना सुनने के लिए दोनों भाई तैयार नहीं थे। वो हैरत में पड़ गए। बिना रेस्क्यू टीम की मदद से ये काम पूरा करना नामुमकिन है। जियांग को मनाने के लिए अब सुआ ने उससे कहा, जियांग, तुम्हें और तुम्हारी विंग्स टीम को अभी पैसों की जरूरत है। इस आए हुए काम को लेने से मना मत करो।
बात सही भी है। कर्ज में डूबा जियांग आखिर जान का जोखिम उठाने को तैयार हो गया और अपनी टीम को भी उसने राजी करवा लिया। लेकिन अभी भी उनकी टीम में एक सदस्य की कमी है, क्योंकि ताशी को चोट लगी है, वो इस मिशन पर नहीं जा सकेगा। फिर दोनों भाइयों ने जियांग को सुझाव दिया कि अगर वो शाओ डियाजी को इस मिशन में शामिल कर ले तो ये टीम पूरी हो जाएगी, पर जियांग ने साफ इनकार कर दिया। वजह बिल्कुल साफ है, पिछली बार जो हुआ, जियांग की बात न मानने पर उसने खुद को साथ ही साथ पूरी टीम को खतरे में डाल दिया था। ये मिशन भी खतरनाक है और वो इस जोखिम भरे मिशन में ऐसे किसी सदस्य को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। अब जियांग एक पब में बैठा है। पब के मालिक ने कहा, अरे तुमने सुना क्या, रोप क्लाइंबिंग टेस्ट में किसी लड़की ने तुम्हारी बेटी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सुनकर जियांग को काफी ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसकी ही बेटी इकलौती लड़की है जिसने इस रोप क्लाइंबिंग टेस्ट में टॉप किया था। पल भर में उसकी आंखें भर आई। 1 महीने पहले की ही बात है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त उसकी बेटी की दुर्घटना में मौत हो गई। आज अगर वो जिंदा होती तो शायद वही इस बार भी पहले नंबर पर होती। जियांग ने भी सोच रखा था कि उसके बाद उसकी जगह उसकी बेटी लेगी, ये टीम उसकी देखरेख में होगा। खैर, ये सब तो अब वो सपने जैसा है जिसे चाह कर भी पूरा नहीं किया जा सकता। जियांग को मालूम चला कि जो उसकी बेटी को इस खेल में मात दे सकता है वो सिर्फ एक ही हो सकती है, शाओ डियाजी। अब वो उसकी तलाश में एक बस अड्डे पर जा पहुंचा, जहां शाओ डियाजी अपने सामान के साथ हमेशा के लिए अपने देश चीन जा रही है। जाने से पहले जियांग ने उसे मुलाकात की, लेकिन जियांग ने अभी तक उसे अपने साथ मिशन पर ले जाने का सोचा नहीं है। लेकिन उसके जज्बे को देख कि वो अभी भी उनकी टीम में शामिल होना चाहती है, हैरान जियांग को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसके हैरान होने की वजह एक ये भी है कि उसे पहले से मालूम था कि आखिर शाओ डियाजी उनके टीम में शामिल क्यों होना चाहती है। इस सवाल का जवाब 5 साल पीछे छुपा है, जब शाओ डियाजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आई थी। शुरू के कुछ पल दोनों ने बहुत अच्छे से गुजारे और तभी अचानक वहाँ का मौसम एकदम से खराब हुआ, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। इस हादसे ने शाओ डियाजी को अंदर से बिल्कुल झंझोर कर रख दिया। लेकिन एक बात जो उसके मन में घर कर गई कि इस हादसे के बाद उसके बॉयफ्रेंड की लाश बरामद नहीं हुई है। उसने अब तक उसकी लाश नहीं देखी, इसीलिए वो अभी भी इसकी उम्मीद लगाए बैठी है कि कहीं न कहीं वो सही सलामत होगा। इस वजह से भी जियांग ने उसे अपने साथ शामिल करने से इनकार किया, क्योंकि वो मिशन के दौरान भावुक हो सकती है और इससे बाकियों की जान पर भी बना सकती है। सब कुछ बैठी सुन रही शाओ डियाजी ने भी हार नहीं मानी जियांग को मनाने में, और आखिर में उसे दोबारा टीम में जगह मिल गई। वो अब अपने अतीत से बाहर निकल चुकी है और इसी मिशन के साथ वो अपनी जिंदगी की भी एक नई शुरुआत करना चाहती है। जियांग उसकी ये सारी बात समझता है। अगले ही दिन जियांग और उसकी टीम अपने मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार निकल पड़े। हेलीकॉप्टर से एक लंबा सफर तय कर वो माउंट एवरेस्ट की एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। एक एक कर उन्हें समुद्र तल से 8000 मीटर ऊपर एक जगह पर उतारा गया। अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना है। चलते चलते वो सभी एक सुरक्षित जगह पहुंचे, जो उनके आज रात का ठिकाना होगा। तंबू गाड़ा गया। सामान वगैरह जगह पर रखने के बाद शाओ डियाजी थोड़ी दूर पहाड़ के कोने में जा खड़ी हुई, जहां से वो ढेर सारे तारों को देख रही है। वो तारे कब उसकी आंखों के सामने चमकने लगे वो खुद भी ना समझ पाई। तारों की खूबसूरती में डूबी हुई शाओ डियाजी के पास जियांग आया। दोनों में बातें शुरू हुई। शाओ डियाजी ने बताया, 5 साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ चढ़ाई करने आई थी। अचानक मौसम बिगड़ा और तेज तूफान शुरू हो गया। उस भयंकर तूफान में अब बच पाना नामुमकिन सा हो गया था और उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दिया ताकि मेरी जान बच सके, लेकिन किस कीमत पर खुद की जान गंवाकर। इतना कहकर वो चुप हो गई। जियांग ने उसे संभालते हुए कहा, तुम इकलौती ऐसी लड़की नहीं हो जिसने अपनी किसी खास को खोया है। इस दुनिया में हर किसी ने किसी न किसी को खोया है। इतने में विक्टर और मार्कस जियांग को काम के सिलसिले में अपने साथ ले गए। शाओ डियाजी भी खुद को संभालते हुए अपने टेंट की ओर चल पड़ी। तभी उसे जियांग के टेंट से बज रही फोन की घंटी सुनाई दी। जियांग को आसपास न देख उसने जाकर फोन उठाया, मगर वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे जल्दबाजी में हो, जैसे किसी चीज का डर है उसे कि कोई उसके पीछे पड़ा हो। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो दोनों भाई जो खुद को भारत के रिसर्च और एनालिसिस डिपार्टमेंट का आदमी बता रहे थे, असल में धोखेबाज है। उनका मकसद कुछ और ही है। शाओ डियाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा मकसद। वो इससे आगे और कुछ बताता कि इससे पहले किसी ने पीछे से उस पर हमला करके उसे मार डाला। शाओ डियाजी को ये बात किसी भी हाल में जियांग को बतानी है, मगर उससे पहले विक्टर और मार्कस ने उसकी बातें सुन ली
और दोनों ने मिलकर उसे पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया, जिससे वो काफी नीचे आकर घायल हो गई। दूसरी ओर जिसने जियांग के दोस्त को मारा था वो और कोई नहीं, सुआ है, जियांग का खास दोस्त। वो भी उन भाइयों के साथ उनके प्लान में शामिल था। उन भाइयों ने कुछ पैसों से सुआ को खरीद लिया। अब यहाँ शाओडियाजी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी है, मगर रात में ज्यादा ठंड होने के कारण वो उठ नहीं सकी। इधर जैसे ही जियांग और उसके साथी को मालूम पड़ा कि शाओडियाजी गायब है, उन्होंने उसकी तलाशी शुरू कर दी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं। वो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। दोनों भाइयों ने कहा, उसकी चिंता मत करो, आ जाएगी, होगी कहीं, हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। सुबह हो गई। आंखें खुलते ही शाओडियाजी बिना देरी किए टेंट की तरफ बढ़ चली। किसी तरह टेंट तो वो पहुंच गई। सबकी नजरों से बचकर वो फोन ले जाने लगी कि तभी उन्हीं के एक टीम मेंबर जेम्स ने उसे देख लिया। वो बोला, तुम अभी तक कहाँ थी? कल से हम कितना परेशान थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। लेकिन जब तक वो उसे कुछ बता पाती, वहाँ मार्कस आ गया और उसने जेम्स पर हमला कर दिया। उन दोनों के बीच बहस और फिर लड़ाई शुरू हो गई। जेम्स के कहने पर शाओडियाजी वहाँ से जान बचाकर भागी और यहाँ अंत में मार्कस ने जेम्स पर गोली चला दी। अब वो शाओडियाजी को ढूंढ रहा है, उसका किस्सा भी वो यही खत्म कर देगा। लेकिन शाओडियाजी ने किसी तरह खुद को छुपाकर अब हान को फोन करने की कोशिश करती है। नेटवर्क सही न होने की वजह से वो उसे पूरी बात नहीं बता पाई, मगर हान ने उसे एरिया नंबर 3 पर मिलने को कहा ताकि वो उसे वहाँ मिल सके। वो मार्कस से अपनी जान बचाते हुए एरिया नंबर 3 की तरफ बढ़ी। काफी मशक्कत के बाद वो उस जगह पहुंच भी गई जहां हान ने उसे मिलने को कहा था। अब पहाड़ी के पीछे से उसे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखा जो खुद हान ही चला रहा है। उसने अपना वादा पूरा किया, मगर अभी भी खतरा टला नहीं है। मार्कस को ये भी मालूम पड़ गया है कि एक हेलीकॉप्टर शाओडियाजी की मदद को आ रही है। शाओडियाजी ने बढ़ते खतरे को देख हान को सावधान करने की कोशिश की, मगर हान को समझने में देरी हो गई और मार्कस ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। शाओडियाजी की जान तो बच गई, मगर हान बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद मार्कस हान की तरफ बढ़ने लगा उसे खत्म करने। तभी हान ने अपनी चालाकी से उसे रस्सी के जरिए नीचे जमीन पर गिरा दिया और फिर शाओडियाजी अपनी एक नुकीली हथियार का इस्तेमाल कर मार्कस को घायल कर देती है। मार्कस ने खुद की जान किसी तरह बचाई और फिर तीनों में बहस शुरू हो गई। मार्कस उन दोनों पर भारी पड़ गया। उसे लग रहा है कि वो जीत चुका है और तभी हान ने अपना आखिरी हथियार आग का इस्तेमाल किया। मार्कस का शरीर आग की लपटों में जल रहा है। खुद को बचाने की धुन में वो होश खो बैठा और सीधा पहाड़ के नीचे जा गिरा। बाल बाल बचे दोनों, मगर हान की हालत काफी खराब है। उसे चलने में दिक्कतें आ रही है। अब शाओडियाजी उसका ख्याल रखने लगी। उसने हान को बताया कि सुआ और वो दोनों भाइयों ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। दरअसल वो दोनों भाई भारत की तरफ से होकर उस गुप्त दस्तावेज को हासिल करके भारत पर आतंकी हमला करवाने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जियांग का खास दोस्त सुआ भी शामिल है। ये सुन हान को जिसका सहारा था वो भी अब नहीं रहा, क्योंकि सुआ ही इकलौता था जो उनकी इसमें मदद कर सकता था। अब इधर जियांग हैरान और परेशान है कि उसकी टीम में मौजूद सभी पीछे रह गए हैं। उनका दूर दूर तक कोई पता नहीं। उसने मिशन को बीच में छोड़ पहले उन सभी को बचाने का सोचा, मगर विक्टर नहीं चाहता कि वो मिशन को बीच रास्ते में छोड़े। जियांग को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका भाई मार्कस भी तो गायब है, मगर उसे उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। रात बिताने के बाद जियांग ने अगली सुबह ही ठान लिया कि अब वो अपने लोगों को ढूंढेगा, क्या पता किस मुसीबत में हो। विक्टर ने उसे दोबारा समझाया, पर अब जियांग नहीं चाहता कि एक मिशन के कारण वो अपने लोगों को खो दे। दोनों के बीच भी बहस शुरू हो गई और इतने में उनका ऑक्सीजन सिलेंडर पहाड़ से नीचे की तरफ जाने लगा। विक्टर के उसे पकड़ने के चक्कर में वो खुद ही पहाड़ से नीचे गिरने लगा, पर सही वक्त पर जियांग ने उसे बचा लिया। और तभी जियांग ने पाया कि शाओडियाजी के गायब होने के पीछे खुद विक्टर का ही हाथ मौजूद है, जो उसके गले में लटक रहे लॉकेट से मालूम पड़ रहा है। जियांग ने बिना देरी किए उसे सारी सच्चाई बताने को कहा, नहीं तो वो उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब विक्टर ने उसे सारी सच्चाई बता दी। जियांग का सर चकरा गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर फिर भी वो जियांग का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अगर उसे बाकियों की जानकारी हासिल करनी है तो उसे जिंदा रखना होगा। और फिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ। जियांग उसे वो दस्तावेज दिलाने में विक्टर की मदद करेगा, बदले में वो उनके साथियों का पता देगा। अब दोनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हान की हालत खराब होती जा रही है और अगर शाओडियाजी इसी तरह उसका इलाज करती रही तो उसके साथ साथ उसकी भी जान जा सकती है।
हान की काफी मिन्नतें करने के बाद वो राजी हुई कि अब वो खुद उस जगह तक पहुंचेगी और उन दस्तावेजों को सही सलामत ले आएगी ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। इधर चलते चलते जियांग और विक्टर डेथ जोन के काफी नजदीक आ पहुंचे हैं और तभी विक्टर ने किसी गिरगिट की तरह तुरंत अपना रंग बदल लिया। उसने जियांग को मारना चाहा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, जियांग बच गया। लेकिन लड़ाई में विक्टर ने जियांग को घायल कर उसे किनारे फेंक दिया और खुद उस विमान की तरफ बढ़ने लगा। उसे अब अपनी योजना सफल होती नजर आ रही है। जैसे ही वो विमान तक पहुंचा, उसे वहां उसी का इंतजार कर रही शाओ डियाजी दिखी, जो पहले से ही वहां मौजूद है और दस्तावेज उसे मिल चुके हैं। अपने प्लेन से बाहर आकर वो उसके पास पहुंचा और वो खुफिया दस्तावेज मांगे, लेकिन उसने इमरजेंसी फ्लेयर का इस्तेमाल कर दस्तावेज जला दिए, क्योंकि उसे पता है विक्टर उसे हर हाल में हासिल करना चाहेगा और इसी की वजह से आज उसने इतना सब कुछ झेला। और अब अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो भारत देश तबाह हो जाएगा। विक्टर का गुस्सा उसके सर चढ़कर बोलने लगा। उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। ये वो हरगिज बर्दाश्त ना कर सका और शाओ डियाजी से होती बहस में वो दोनों ही पहाड़ से नीचे गिरने लगे। अहम वक्त पर जियांग ने उन्हें बचा लिया। अब उन दोनों के बीच बढ़ती बहस को सुन जियांग भी खुद उनके साथ नीचे लटका और स्थिति ऐसी बन गई कि अगर विक्टर से पीछा छुड़वाना है तो जियांग को खुद को बलिदान करना होगा। अब उसने आखिरी बार शाओ डियाजी से नजरें मिलाई, उसे समझा दिया कि बस उनका साथ इसी पल तक का था, मगर उसे जीना होगा। और फिर उसने खुद का बलिदान कर दिया। एक बार फिर से किसी के बलिदान ने उसकी जान बचा दी, जिसे मरते दम तक वो कभी नहीं भूलेगी। अब वो पैराशूट के जरिए खुद को बचाते हुए एक गुफा में जा गिरी। उसकी आंखें गीली है। थोड़ी देर बाद उसने जब अपने आसपास गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ कई लोगों की लाशें बर्फ के नीचे दबी पड़ी है, जो सालों पहले गायब हो चुके हैं। और इसी बीच उसे उसके बॉयफ्रेंड की लाश भी दिखी, जिसकी वो आज भी जिंदा होने की शायद उम्मीद लगाई बैठी थी। आज बस यही सफर ही नहीं, उसके 5 सालों से चली आ रही लंबी सफर का भी आखिरकार अंत हुआ और उसकी आंखों से अश्के बहते चले गए। रेस्क्यू टीम शाओ डियाजी और हान को सही समय पर पहुंचकर बचा ले आई। भारत सरकार को भी सारी खबर मिल चुकी थी। सुआ को कैद करने आदमी भेजे गए, मगर उससे पहले ही उसने खुदकुशी कर ली। इस हादसे को गुजरे कई दिन बीत गए। हान उसी क्लब में पहुंचा जहां वो अक्सर सभी के साथ आया करता था। उन सबको याद कर उसकी पलकें भारी हो आई और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।